इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी सुबह हो जहां न्यूज़ आती है कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा डीप फ्रीज में चला गया। नदियां जम चुकी हैं, क्रॉप्स फेल हो गए हैं। और सिटीज लिटरली शिवरिंग कोल्ड फेस कर रही हैं। एग्जैक्टली और इस सब का मेन रीजन बताया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। सुनने में ये पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव लगता है। कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा कि अगर ग्लोब वार्म हो रहा है तो यूरोप अचानक से कोल्ड कैसे हो सकता है। राइट, लगता जैसे लॉजिक ही फेल हो गया हो। पर ये पैराडॉक्स साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक्चुअल रियलिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब अर्थ के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ओवर स्ट्रेस होते हैं ना, तो उनका रिएक्शन लीनियर नहीं होता। वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे बिहेव करते हैं जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली डिफाई कर देता है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डिकोड कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं एनवायरमेंट पीटी 65 पार्ट 3 पर, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। ज्योग्राफी के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, लेटेस्ट रिपोर्ट्स और क्रूशियल अपडेट्स को कवर करना, राइट? वही, और बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। आज हम इस पूरे इकोसिस्टम की चेन रिएक्शन को ट्रैक करेंगे। अर्थ की डीप टेक्टोनिक लेयर्स के अजीब बिहेवियर से लेकर ओशंस के वार्मिंग पैटर्न्स, और फाइनली उन ग्लोबल ट्रीटीज तक जो इन मैसिव शिफ्ट्स को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। यस। तो चलिए फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में रशिया के कमचाटका पेनिनसुला में एक मैसिव 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। ये रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। राइट, जो एक हॉर्स शेप्ड बेल्ट है। हाँ, जहां दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन इस अर्थक्वेक की रिपोर्ट में एक टर्म थी जिसने मुझे अटका दिया। उन्होंने शैलो रिवर्स फॉल्टिंग का जिक्र किया। मैं फॉल्टिंग समझता हूं, जैसे क्रस्ट में क्रैक्स आना, पर ये रिवर्स प्रोसेस फिजिकली कैसे काम करता है? इससे विजुलाइज करने के लिए कंप्रेशनल फोर्सेस को समझना होगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक वॉलेटाइल जोन इसीलिए है क्योंकि वहां कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली। अब नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या होता है? टेंशन की वजह से एक क्रस्टल ब्लॉक नीचे स्लाइड करता है, लेकिन रिवर्स फॉल्टिंग बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो एक ब्लॉक ऊपर जाता है। हाँ, यहाँ फोर्सेस इतनी वायलेंटली एक दूसरे को पुश करती हैं कि एक मैसिव सॉलिड रॉक का ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर थ्रस्ट हो जाता है। इसे एक मैसिव कार कोलिजन की तरह सोचिए। जैसे टक्कर के बाद एक गाड़ी का हुड दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वही। और इसमें शैलो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलो का मतलब है कि ये रप्चर अर्थ के सरफेस से सिर्फ लगभग 15 से 20 किलोमीटर्स की डेप्थ पर ही हुआ। तो एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए कम डिस्टेंस मिला। प्रिसाइजली। अगर अर्थक्वेक डीप मैंटल में होता तो उसकी साइज्मिक एनर्जी ऊपर आते आते सराउंडिंग रॉक्स में डिसिपेट हो जाती, लेकिन शैलो डेप्थ में उस मैसिव कंप्रेशनल एनर्जी को एस्केप करने का डायरेक्ट रास्ता मिल गया। इसीलिए डिस्ट्रक्शन इतना एक्सट्रीम था। और क्योंकि ओशन फ्लोर का एक हिस्सा अचानक से ऊपर थ्रस्ट हुआ, उसने अपने ऊपर के पूरे वाटर कॉलम को हिला दिया और सुनामी वेव्स ट्रिगर हो गई। मेक सेंस। लेकिन पैसिफिक जोन की बात तो ठीक है, जहां कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एक्टिव हैं। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसी एक्सट्रीम टेक्टोनिक शिफ्ट्स सिर्फ वही हो रही हैं? क्योंकि पीटी 365 के अपडेट्स में हमारी इंडियन प्लेट के बारे में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक्स को कंप्लीटली रीराइट कर सकती हैं। आप डीलैमिनेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। इंडियन प्लेट की डीलैमिनेशन, ये सीन क्या है? ये एक्चुअली एक बिल्कुल नई और फ्रैंकली थोड़ी डरावनी थ्योरी है। देखिए, इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन जियोफिजिक्स का सबसे स्टडीड इवेंट है। पुरानी थियरीज कहती थीं कि दो ही चीजें हो सकती हैं, सबडक्शन या अंडरप्लेटिंग। राइट। सबडक्शन में एक प्लेट डेंस होकर दूसरे के नीचे डीप मैंटल में डाइव करती है, और अंडरप्लेटिंग में वो ठीक नीचे हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती रहती है। लेकिन नई रिसर्च कहती है कि इंडियन प्लेट एक्चुअली हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो रही है। वेट, क्या एक मैसिव सॉलिड टेक्टोनिक प्लेट हॉरिजॉन्टली फट रही है? ये फिजिकली पॉसिबल कैसे है यार? सुनने में क्रेजी लगता है, पर इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक थिक लेयर्ड केक हो जिसका बेस बहुत हैवी और डेंस है। टेक्टोनिक प्लेट्स सिर्फ एक सॉलिड ब्लॉक नहीं होती हैं, उनमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ओके। तो इंडियन प्लेट का जो डेंस लोअर सेक्शन है वो थर्मल और डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से अपना स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खो रहा है। वो अपर लाइटर सेक्शन से पील अवे हो रहा है। इस पीलिंग प्रोसेस को ही डीलैमिनेशन कहते हैं।
तो बेसिकली केक का हैवी बेस अलग हो रहा है, पर वो जा कहाँ रहा है? वो हैवी हिस्सा एक एंकर की तरह अर्थ के हॉट मैंटल में सिंक कर रहा है, वाह, जबकि प्लेट का लाइटर अपर सेक्शन अभी भी बॉयंट है और वो यूरेशिया के साथ टकराकर हिमालय को ऊपर पुश कर रहा है। जिसका मतलब है कि जमीन के डीप नीचे एक मैसिव स्ट्रक्चरल डीकपलिंग चल रही है। इसके इम्प्लीकेशंस तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की साइज्मिक इंस्टेबिलिटी पे बहुत भयानक होंगे। बिल्कुल, और माउंटेन बिल्डिंग रेट्स पर भी। जमीन के नीचे तो इतनी मैसिव शिफ्टिंग हो ही रही है, पर अगर अर्थ के सरफेस पर आए तो ओशन करंट्स का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वहां एक और बड़ा क्राइसिस डेवलप हो रहा है, जिसे हमने शुरू में मेंशन किया था। AMOC, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। हाँ, AOMC। ये एसेंशियली एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है, राइट, जो अटलांटिक ओशन में वार्म वाटर को नॉर्थ और कोल्ड वाटर को साउथ ले जाती है। एग्जैक्टली और ये पूरा सिस्टम टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंसेस से ड्राइव होता है, जिसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। होलोसीन ईपॉक में लगभग 12,000 सालों तक ये स्टेबल रहा, लेकिन मॉडर्न AMOC में अनप्रेसिडेंटेड वीकनिंग देखी जा रही है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुश बैक देना चाहूँगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि AMOC स्लो होने से यूरोप में कोल्डर टेम्परेचर्स आएंगे, और इसी से मैंने एपिसोड की शुरुआत की थी। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो यूरोप अचानक से कोल्ड कैसे हो सकता है? मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? मैं समझाती हूँ। AMOC एक ग्लोबल हीटर की तरह काम करता है। ये ट्रॉपिक से हीट उठाता है और उसे यूरोप तक ले जाता है। वहीं से यूरोप का टेम्परेट क्लाइमेट मेंटेन होता है। ओके, तो वार्म वाटर यूरोप के पास जाता है, हीट रिलीज करता है, फिर वो कोल्ड और डेंस हो जाता है। राइट। कोल्ड और हैवी होने की वजह से वो वाटर डीप ओशन में सिंक करता है और वापस साउथ की तरफ फ्लो करता है। ये सिंकिंग इस पूरे बेल्ट का इंजन है, लेकिन अब मेल्टिंग आइस से आने वाला फ्रेश वाटर इस बेल्ट को रोक रहा है। पर ओशन तो इतना मैसिव है, थोड़ा फ्रेश वाटर डंप होने से पूरी ग्लोबल बेल्ट कैसे रुक सकती है? देखिए, फ्रेश वाटर और ओशन का सॉल्टी वाटर बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। फ्रेश वाटर लेस टेंस होता है, यानी हल्का। जब मैसिव स्केल पर फ्रेश वाटर डंप होता है तो वो स्टॉर्म्स के बावजूद ओशन की सरफेस पर एक थिक लिड की तरह बैठ जाता है। तो वो मिक्स नहीं होता। एग्जैक्टली। और क्योंकि वो हल्का होता है, वो सिंक नहीं करता। अगर नॉर्दर्न वाटर सिंक नहीं होंगे तो आगे आने वाले वार्म पानी के लिए जगह नहीं बनेगी और फ्लो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। वही तो बेल्ट रुकी, इक्वेटर की हीट यूरोप तक पहुंचना बंद हुई और पैराडॉक्सिकली एक वार्मिंग वर्ल्ड में यूरोप फ्रीज हो जाएगा। ये पूरा डोमिनो इफेक्ट है। पर इस डिस्ट्रप्शन का सिर्फ टेम्परेचर पर ही असर नहीं पड़ता ना। मैंने पढ़ा था कि AMOC कार्बन को भी स्टोर करता है। हाँ, इसका कार्बन फीडबैक बहुत भयंकर है। AMOC एटमॉस्फेयर से इमेंस अमाउंट में कार्बन एब्जॉर्ब करके डीप ओशन में लॉक करता है। अगर ये फ्लो रुका तो ओशन कम कार्बन एब्जॉर्ब करेगा और ग्लोबल हीटिंग और तेजी से बढ़ेगी। ये सच में स्कैरी है। और ये जो एक्सेस फ्रेश वाटर AMOC को डिस्टर्ब कर रहा है, वो आ कहां से रहा है? सीधा सीधा पोलर आइस मेल्ट से। बिल्कुल, जिसके लिए हमें आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 और डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में बात करनी होगी। हाँ, तो पहले आर्कटिक की बात करते हैं। ARC 2025 की फाइंडिंग्स शॉकिंग है। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 1900 के बाद से सबसे हाईएस्ट सरफेस एयर टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस रिपोर्ट में एक टर्म है, एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन का सीधा मतलब है आर्कटिक ओशन के नेचुरल डिफेंस का टूटना। नॉर्मली आर्कटिक ओशन डीपली स्ट्रैटिफाइड होता है, ऊपर फ्रेश कोल्ड वाटर और नीचे वार्मर सॉल्टियर वाटर, जो अटलांटिक ओशन से आता है, राइट? लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वार्मर सदर्न वाटर्स आर्कटिक में फोर्स के साथ घुस रहे हैं। ये स्ट्रैटिफिकेशन तोड़ रहे हैं, जिससे डीप हीट सरफेस की तरफ आ रही है और आइस को नीचे से पिघला रही है। एग्जैक्टली। और ये तो सिर्फ ओशन की बात है, जमीन पर भी अजीब चेंजेस हो रहे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ रिवर्स। ओ हाँ, अलास्का में लगभग 200 नदियां ऑरेंज हो चुकी हैं। पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने नेचर की ओल्ड आयरन पाइप्स खोल दी हो, जिससे जंग वाला पानी निकल रहा हो। लेकिन एक्चुअल रिवर्स ऑरेंज कैसे हो सकती हैं? इसको एक अनप्लग्ड फ्रीजर की तरह सोचिए। हजारों सालों से आर्कटिक का परमाफ्रॉस्ट एक डीप फ्रीजर की तरह काम कर रहा था। उसमें मिनरल्स, स्पेशली आयरन, परफेक्टली लॉक्ड थे। लेकिन एक्सट्रीम वार्मिंग ने उस फ्रीजर का प्लग निकाल दिया। तो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और वो आयरन सीधा रिवर्स में बह रहा है। हाँ, और जब ये आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रैपिडली ऑक्सीडाइज होता है, लिटरली जंग लग जाती है।
जिसका असर वहाँ के इकोसिस्टम और लोकल कम्युनिटीज पर कितना बुरा होगा। ड्रिंकिंग वाटर, फिशेस, सब बर्बाद। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक और चीज थी, ग्रीनिंग ऑफ द आर्कटिक। इसको उन्होंने मेजर थ्रेट बोला है। और ये बहुत वैलिड थ्रेट है। वेट, कैसे? सुनने में तो ग्रीनिंग एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल न्यूज लगती है। टंड्रा में प्लांट्स उग रहे हैं, मतलब ज्यादा कार्बन जिंक होगा ना। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। बाकी जगहों पर ट्रीज अच्छे हैं, पर आर्कटिक में नहीं। यहाँ एल्बीडो इफेक्ट काम करता है। स्नो का रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। राइट। स्नो और आइस वाइट होते हैं, उनका एल्बीडो हाई होता है, तो वो सोलर एनर्जी स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन श्रब्स और प्लांट्स डार्क होते हैं। ओह, तो डार्क सर्फेसेस आएंगे तो रिफ्लेक्शन कम होगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। आर्कटिक और हीट ट्रैप करेगा, परमाफ्रॉस्ट और जल्दी पिघलेगा। एक डेंजरस फीडबैक लूप। एक ट्रैम्प बन गया है। और अगर हम एंटार्क्टिका की तरफ चलें तो वहाँ थ्वेट्स ग्लेशियर, जिसे पॉपुलरली डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, मैंने पढ़ा कि अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया तो अकेले ये ग्लोबल सी लेवल्स को 65 सेंटीमीटर तक बढ़ा देगा। और सिर्फ 65 सेंटीमीटर्स ही नहीं, इसे डूम्सडे ग्लेशियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कॉक की तरह काम करता है। इसका मैसिव साइज अकेले पूरी वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट को ओशन में स्लाइड होने से रोकता है। तो अगर ये ग्लेशियर पिघला, मतलब अगर वो कॉर्क निकल गया, तो पूरी आइस शीट अनस्टेबल हो जाएगी, जिससे सी लेवल्स मीटर्स तक बढ़ सकते हैं। माइंड ब्लोइंग। इकोसिस्टम के सारे सिस्टम्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट स्प्लिट हो रही हैं, ओशन करंट्स रुक रहे हैं और डूम्सडे ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वल्नरेबल स्पीशीज और एनवायरनमेंट्स को बचाने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसीलिए साइड्स COP20 का डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। राइट। इनकी 20th मीटिंग हाल ही में समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई, पहली बार सेंट्रल एशिया में। हाँ, और इस मीटिंग में 77 स्पीशीज को अपेंडिसेस में ऐड किया गया, जिसमें ओशियानिक व्हाइट टिप शार्क और मैंटा रेज शामिल हैं। मरीन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना एक मैसिव स्टेप है। लेकिन मैंने जो इसका सबसे बड़ा डिबेट देखला, उस पे मैं रुका। एक प्रपोजल था पीपल लिविंग अलोंगसाइड फौना एंड फ्लोरा, यानी PLF। इसका एम था लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, ये एक बहुत कंटेंशियस इशू बन गया था। रिजेक्ट करने के पीछे मेंबर कंट्रीज ने कॉस्ट कंसर्न्स, ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस और पोटेंशियल ड्यूप्लिकेशन की बातें कहीं। मुझे ये सच में बहुत आयरॉनिक लगता है। हम ट्रीटीज बनाते हैं नेचर को बचाने के लिए। अभी हमने आर्कटिक के रस्टिंग रिवर्स की बात की। जो लोग उन नदियों के पास रहते हैं वो इस क्राइसिस के डायरेक्ट विक्टिम्स हैं, पर हम जिनीवा या समरकंद के लग्जूरियस रूम्स में बैठकर उन्हीं लोगों को कॉस्ट की वजह से बाहर कर देते हैं। क्या सक्सेसफुल कंजर्वेशन बिना लोकल कम्युनिटीज के पॉसिबल भी है? मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ, और आइडियली इंडिजिनस लोगों का इंटीग्रेशन डेफिनेटली जरूरी है। पर साइट्स का एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली एक ट्रेड रेगुलेशन ट्रीटी है। तो उसका फोकस सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर है? एग्जैक्टली। कस्टम्स ऑफिसर्स, एक्सपोर्ट परमिट्स, इलीगल स्मगलिंग को रोकना। अगर साइट्स का स्कोप अचानक से इतना ब्रॉड कर दिया जाए तो फोकस डाइवर्ट हो सकता है। प्लस इन मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, सब कुछ एक ही ट्रीटी से हैंडल नहीं हो सकता। बेसिकली ह्यूमन सिस्टम फ्रैगमेंटेड है, पर अर्थ का क्राइसिस इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात। यही मल्टीलैटरल मैकेनिज्म की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो अगर हम इस पूरे सफर को रैप अप करें, आज हमने सच में एक माइंड बेंडिंग जर्नी कवर की है। हम जमीन के डीप मैंटल में गए, जहां इंडियन प्लेट अपने डेंस लोअर सेक्शन को डीलैमिनेट करके पील कर रही है। हमने शैलो रिवर्स फॉल्टिंग के डिस्ट्रक्टिव सुनामीज को समझा। और पोल्स की तरफ गए, जहां एल्बिडो इफेक्ट के कारण ग्रीनिंग एक ट्रैप बन गई है और परमाफ्रॉस्ट पिघलकर रिवर्स को रस्ट कर रहा है। उसके बाद कैसे ये सहारा फ्रेश वाटर ओशन के AMO इंजन को चोक कर रहा है, और एंड में सीटिस के बोर्डरूम डिबेट्स तक गए, जहां सिस्टम इतना रिजिड है कि फ्रंटलाइन कम्युनिटीज को ही बाहर रख दिया गया। देखा जाए तो सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि नेचर हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वही तो, नेचर ना तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री मानती है और ना ही इन स्लो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस का वेट करती है। AMO का धीमा पड़ना या डूम्सडे ग्लेशियर का पिघलना किसी एक देश का प्रॉब्लम तो है नहीं। क्या हमारी एग्जिस्टिंग ट्रीटीज सच में उस स्पीड को मैच कर पा रही हैं?
या अब वक्त आ गया है कि हम ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को कंप्लीटली रीइन्वेंट करें, इससे पहले कि वो डूम्सडे ग्लेशियर अपना नाम सच साबित कर दे? ये सोचिए, अपने आसपास के एनवायरमेंट्स को ऑब्जर्व करते रहिए और इन डॉट्स को कनेक्ट करते रहिए। अंटिल नेक्स्ट